फ्रेंड, एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि हम 1947 से लेकर 1964 तक की जो विभिन्न घटनाएं हैं उसके ब्रीफ में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आज़ादी के बाद जो पहला कैबिनेट था उस पे कुछ जो कैबिनेट के जो मेन मेन मिनिस्ट्री है उसका आप लोग याद रख लीजिए। जैसे प्रधान नेहरू जी जो थे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे, कॉमनवेल्थ भी देख रहे थे, वैज्ञानिक शोध देख रहे थे। सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण तथा राज्यों के एकीकरण संबंधी जो मंत्रालय था वो भी देख रहे थे। राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार के ही हैं, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय देख रहे थे। अबुल कलाम शिक्षा मंत्रालय, जान मिठाई रेलवे एवं परिवहन, बलदेव सिंह रक्षा, जगजीवन राम श्रम, एसी बाबा वाणिज्य, रफी अहमद किदवई संचार, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य, बी आर अम्बेडकर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, विधि मंत्रालय देख रहे थे। आर के शनमुगम सेट्टी वित्त मंत्रालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति एवं एन बी गाडगिल खाद्यान्न एवं ऊर्जा है। तो इससे क्वेश्चन हमेशा एक या दो क्वेश्चन आते रहते हैं कि आज़ादी के बाद जो मंत्रालय है उसमें कौन क्या मंत्री थे। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो आज़ादी के बाद देसी रियासत थे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लगभग 40% जो भूभाग भूभाग जो भारत का था उसमें 554 छोटी बड़ी देसी रियासत थे, जिसको कि जो कि भारत एवं पाकिस्तान के जो सर्वोच्चता है उसको मानने से इनकार कर रहा था। वो अपने आप को वो स्वतंत्र रखने का प्रयास कर रहा था। तो जो नवगठित रियासत विभाग थे उसके सरदार पटेल इस मंत्री बनाया गया था। तो इसके जो सचिव थे वो बीपी मेनन, हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं इससे, बीपी मेनन को सचिव बनाया गया। इन दोनों का ही दायित्व था कि देसी रियासत है उनको विलय भारत में कराया जाए। तो इसमें है कि जब वो मंत्रालय रियासत विभाग वो संभाले उसमें उन्होंने 554 जो छोटी बड़ी रियासत उनके से अपील की कि भारत क्षेत्र के 3 विषय जो विदेशी संबंध है, सेना एवं संचार पे भारत संघ की स्वीकृति दी जाए। इस अपील का परिणाम ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 से 3 जो रियासत थे, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर एवं हैदराबाद को छोड़कर बाकी जितने रियासत थे उन्होंने भारत संघ में शामिल होने का घोषणा कर दी। 15 अगस्त तक सभी भारत में शामिल हो गए, 3 रियासत को छोड़ के, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर एवं हैदराबाद। जूनागढ़ जूनागढ़ जो सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी जो चारों ओर से भारतीय भूभाग से घिरा हुआ था। जूनागढ़ ये अपने राज का जो विलय है वो पाकिस्तान में करने की घोषणा कर दिया, लेकिन यहाँ के जो सबसे अधिक जो धर्म को मानने वाले थे वो हिंदू थे जो भारत संघ में शामिल होना चाह रहे थे। इसके लिए यहाँ पे जन आंदोलन हुआ था। तो इसके जो दीवान जो थे शाहनवाज भुट्टो, उन्होंने भारत सेना से अपील की कि वहाँ पे शांति स्थापित करे। भारतीय सेना वहाँ पे गई। फरवरी 1948 में वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ था, तब भारत में विलय की घोषणा की गई। एक हैदराबाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो रियासत था हैदराबाद का था। यहाँ पे काफ़ी आंदोलन हो रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो राज्यकारों जो कि वहाँ पे जो नवाब थे उनके जो सैनिक थे उनको वह जनता पे काफ़ी अत्याचार किया जा रहा था। उन इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय सेना वहाँ पे 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश की तथा नवंबर 1948 में भारतीय संघ में विलय का घोषणा किया गया। तो जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों भारत में शामिल किया गया। जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है वो जम्मू कश्मीर, जो कि इसका समस्या का समाधान अभी तक यहाँ पे नहीं हो पाया है। जम्मू कश्मीर में 75% जो जनसंख्या था वो मुस्लिम का था तथा वहाँ पे जो राजा थे हरि सिंह वो हिंदू थे। वो न तो इंडिया के साथ जाना चाह रहे थे न कि पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे थे, वो स्वतंत्र राज्य स्थापित बनाए रखना चाह रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी जो आर्मी था वो कबायली के वेश में वहाँ पे प्रवेश किया तथा श्रीनगर तक वो आ चुके। इसी समय 24 अक्टूबर को वहाँ के जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत में सैनिक सहायता की अपील की, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रीटी होता है उसके साथ बिना भारत पे विलय का समझौता पे हस्ताक्षर किए वहाँ पे भारतीय सेना नहीं जा सकती थी। इसी कारण 26 अक्टूबर को वहाँ पे राजा हरि सिंह ने भारत में विलय के
विलय के प्रस्ताव पे हस्ताक्षर किया। उसके बाद 27 अक्टूबर को भारतीय सेना वहां पे गई और श्रीनगर समेत कश्मीर के बड़े भूभाग पे उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ दिया। लेकिन वो काफी पूरे तरीके से कश्मीर कश्मीर से उनको नहीं खदेड़ पाए। इसी समय माउंटबेटन जो समय के गवर्नर थे, उनके सलाह पे 30 दिसंबर 1947 को यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में वहां पे गया, जिसके कारण कि 31 दिसंबर 1948 को जो दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ। लेकिन पाकिस्तान उस समय तक भी अपने आर्मी को वापस नहीं बुलाया था, जिसका समस्या का समाधान अभी तक बना हुआ है। अभी भी जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडिया का बहुत ज़्यादा पोर्शन वो ऑक्युपाई किए हुए इलीगल रूप में। इसके अलावा दो उपनिवेश और थे, फ्रांस और पुर्तगाल। तो इस क्वेश्चन आते रहते। जो फ्रांस के उपनिवेश थे, पांडुचेरी, कलाइकल, यमन, माहे और चंद्रनगर। ये सभी पांडिचेरी जो केंद्र शासित राज्य है उसके पार्ट बन चुके हैं। एक जो पुर्तगाल के जो भारतीय उपनिवेश थे वो गोवा, दमन एंड दीव और दादरा एवं नगर हवेली है। तो ये आप लोग याद रखिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन आते हैं कि पूछा जाता है कि गोवा किसके भारतीय उपनिवेश थे, तो यहाँ पे पुर्तगाल आंसर होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि 1948 में जो फ्रांसीसी बस्ती माहे थे वहाँ पे विद्रोह हुआ, तो माहे को भारत में विलय कर लिया गया। इस अनुसार 1949 में चंद्रनगर को भी भारत में विलय किया गया। 1949 में 1954 में जितने भी फ्रांसीसी बस्ती थी सभी में जनमत संग्रह हुआ, तथा अंतिम रूप से 1945 में 1954 में ही सभी फ्रांसीसी उपनिवेश के जितने भी एरिया थी सभी को भारत संघ में शामिल कर लिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो पुर्तगाल के जो एरिया थे वहाँ पे 1954 में 1954 में दादर नगर हवेली में पुर्तगालियों से मुक्त किया गया, तथा 1961 में पूर्ण रूप से गोवा को भी भारतीय सेना में प्रवेश कर लिया गया, गोवा का विलीन किया गया। तो 1954 में जो फ्रांस के जो उपनिवेश थे उनको किया गया, तथा 1961 में पुर्तगाल के जो उपनिवेश थे उनको शामिल कर लिया गया। तो इस पर क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक होता है वो भारतीय संविधान का निर्माण से संबंधित है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो संविधान का निर्माण की मांग तो बहुत पहले 1920 के दशक से होने लगी थी, लेकिन 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव है उसके बाद पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आधिकारिक ऑफिशियली अप्रूव किया गया, स्वीकृति दी गई। इसी के तहत 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें संविधान के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार किया गया। कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पे ही संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 में किया गया। इसका जो विधिवत उद्घाटन यानी जो पहला बैठक था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा को चुना गया था, जो कि बिहार के ही हैं। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूर्ण संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। यहाँ पे हम लोग ये देख लें कि जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था संविधान सभा का गठन जो हुआ था उसमें क्या था कि 300 जो 389 मेंबर चुने गया था, जिसमें क्या था कि 292 था वो ब्रिटिश भारत का जो प्रांत है उससे लिया गया था। 4 था जो ब्रिटिश भारत के चीफ कमिश्नर क्षेत्र जो है, ब्रिटिश भारत के चीफ कमिश्नर क्षेत्र से चुने गए थे, तथा जो 93 था वो भारतीय रियासतों के लिए था। तो टोटल जो 389 हो गया। अब जो चुनाव हुए जो भारतीय रियासतों को छोड़कर 252 और 4 296 पे चुनाव हुआ, उसमें से क्या था कि 208 पे कांग्रेस जीता, 73 पे मुस्लिम लीग की जीत हुई, तथा 15 जो सीट थे वो इन दोनों के अलावा अन्य जो दल थे वो जीते।
तो ये एक आंकड़ा है जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता है। इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन जिस समय संविधान की स्वीकृति दी गई, उस समय 284 सदस्य उस बैठक में उपस्थित थे। तो ये कुछ आंकड़ा है जिसको कि आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब कुछ पॉइंट और हैं कि जो BN राय थे वो संविधान के संवैधानिक परामर्शदाता थे। इसको याद रखिए आप लोग, हमेशा क्वेश्चन रहते हैं। संविधान सभा के सलाहकार बोला जाता है BN राव को। भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन क्वेश्चन आते रहते हैं। इतना समय लगा जिसमें संविधान पारित हुआ 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां की। आज के डेट में 400 से अधिक जो है अनुच्छेद हैं, 29 भाग हैं तथा 12 अनुसूची है। जिस संविधान जो लागू हुआ वो विधिवत लागू तो 26 जनवरी 1950 से हुआ, लेकिन जो 26 नवंबर 1949 से कुछ संविधान के पार्ट थे 5, 6, 7, 8, 9, ये भारतीय नागरिकता से संबंधित था। इसके अलावा और जो अनुच्छेद थे वो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। बाकी जो संविधान के शेष भाग थे वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुए, क्योंकि 26 जनवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1931 को ही लाहौर के वहाँ पे भारतीय गणतंत्र झंडा फहराया गया था। अब हम लोग आते हैं इसके अलावा जो भारतीय राज्यों का निर्माण है, राज्यों का पुनर्गठन है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड पहले कर दिया है। राज्य एवं संघ क्षेत्र के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। यहाँ मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। इसका लिंक में जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करना, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। अब आता है फॉरेन पॉलिसी। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी उस समय क्या थे? तो उस समय फॉरेन पॉलिसी के तुरंत स्वतंत्र हुआ था। उसमें फॉरेन पॉलिसी के जो मूल 3 बिंदु थे, राष्ट्रीय हित, क्षेत्रीय अनिवार्यता तथा विश्व की समस्या है, उनको केंद्र बिंदु में रखकर ही भारतीय विदेश नीति बनाया जा रहा था। उसमें चाइना के साथ काफ़ी विदेश नीति का काफ़ी जो मेन पार्ट है वो डिस्कशन किया जाता है। चाइना के साथ पंचशील का जो सिद्धांत था वो अपनाया गया था। पंचशील सिद्धांत को जस्ट लाइक एक लैंडमार्क कहा जाता है विदेश नीति में, जो कि नेहरू के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह है एक दूसरे, इस पर याद रखिए, इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। एक दूसरे की अखंडता और स्वतंत्रता सत्ता को आदरपूर्वक स्वीकार करना, एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, समानता के आधार पर एक दूसरे को सहायता करना तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात कही गई थी। इसके अलावा जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था वो काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे गुटनिरपेक्षता का अर्थ जो होता है वो विश्व राजनीति में कोई देश अपना विदेश नीति को किस तरह से अपनाएगा इसका निर्णय करने की स्वतंत्रता थी। उसमें काफी जो देश थे वो स्वतंत्र हुए थे, वो अपने विदेश नीति को न्यूट्रल रखना चाहते थे, ताकि इसको शीत युद्ध में ही जो एक तरफ अमेरिका था दूसरी तरफ सोवियत रूस, विश्व के सभी देशों का, कुछ देशों को छोड़कर सभी देशों का झुकाव या तो रूस की ओर था या तो अमेरिका की ओर था। लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो अपने विदेश नीति को स्वतंत्र रखना चाह रहे थे। उसी को लेकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसके जो 5 जो मुख्य जो थे वो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, घाना के राष्ट्रपति नक्लुमा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू। तो ये 5 का नाम आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। इसकी जो आधिकारिक बैठक हुई थी वो 1961 में बेलग्रेड में हुई थी, जो सर्बिया की राजधानी है। अब एक हम लोग जो भूमि सुधार आंदोलन था उससे संबंधित एक हम जो भूधारण आंदोलन है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विनोबा भावे इसके प्रतिपादक रहे, जो 1950 से के दशक में स्टार्ट हुआ था, तो 1960 के दशक के अंतिम वर्षों तक ये ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका था। इसमें जो गांधीवादी जो तकनीक है और रचनात्मक कार्य है उनको विशेष रूप से ध्यान रखा गया था। इसमें क्या कि गांव गांव पैदल यात्राएं करके भूस्वामी से अपनी जमीन का कम से कम 6ठा भाग भूदान के रूप में भूमिहीनों और गरीबों को देने की बात कही गई थी। इसमें इसका विचार था कि औसतन 5 सदस्यों का परिवार अपने जमीन का 6ठा हिस्सा छोड़ दे तथा भूमिहीन को, गरीब को अपने परिवार का सदस्य मान ले। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था कि 5 करोड़ एकड़ जमीन हासिल करना था। 1951 में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव से स्टार्ट हुआ था।
ये बुनवा भाग को पहला जमीन वहां पे मिला था। अब ये है कि जो भूदान आंदोलन था वो 1956 होते होते वो ग्राम दान के रूप में परिणत हो चुका। इसका नारा था सब सारी भूमि गोपाल की, यानी जितनी भी जमीन है सभी गवर्नमेंट की है, सरकार की है। ये आंदोलन की जो शुरुआत हुई उड़ीसा से हुई, लेकिन सबसे ज्यादा सफल हुआ उड़ीसा में ही हुआ। लेकिन इस आंदोलन के बारे में कहा जा रहा था उन्हीं गांवों में सफल हुआ जहां वर्ग विवेक, क्लास जो डिफरेंसेस था काफी कम था, तथा जमीन एवं दूसरी संपत्ति का अंतर लगभग नहीं के बराबर था। इस सभी एरिया में सफल नहीं हुआ। कुछ ये स्टेट थी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या साउथ के कुछ स्टेट, वहां पे कुछ सफल हुआ। तो हम समझते हैं कि जो वीडियो है काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पीटी तथा मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।